Dear students, today we will do interconversion of kinetic energy and potential energy during fall of a ball. ओके हम ये देखेंगे कि जब भी कोई बॉल जो फॉल हो रही है, जो कि नीचे गिर रही है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इंटरकन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो वी कंसिडर अ बॉल ऑफ मास m released from a height h comes down towards ground with increasing velocity। ठीक है, जब भी कोई बॉल जो है किसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे गिरती है, देखिए इसमें ये जो फिगर है इसमें ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से h हाइट पर एक बॉल है जो कि q पॉइंट पे है। ठीक है, और ये वहाँ से इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, इसको हल्का सा पुश किया गया है और ये नीचे गिर रही है। ओके, और जब ये नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, अब देखो, बॉल व्हेन रिलीज फ्रॉम हाइट h कम्स डाउन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसमें इक्वेशन यूज़ होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे s की जगह हम लोग h यूज़ करेंगे। ओके, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और u इक्वल टू 0 है इनिशियल वेलोसिटी, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P जो है वो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड है। बात समझिएगा, जब वो गिर जाएगी ग्राउंड पे तब तो सपोज उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हम एग्जैक्ट मतलब ग्राउंड पे ना लेकर के ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। बात समझ में आ गई उस समय, क्योंकि उसमें जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2gh। तो यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये आ गई आपकी हाफ m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh, तो ये हो गया mgh, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P ये कितनी हो गई, mgh, और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट Q ये भी कितनी है, mgh। ठीक है, क्योंकि h हाइट पे कोई बॉल है तो उसका मास m है, उस पर जो एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ है, तो ये mgh है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एट हाइट h व्हेन इट रीचेस टू द ग्राउंड रिमेन्स सेम। ठीक है, मतलब आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी, जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो भी mgh थी। ठीक है, पॉइंट P पे, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी एट Q वो भी आपकी mgh है, तो दोनों के दोनों mgh यानी कि सेम है। और जबकि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मतलब जो टोटल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व है कुल मिला के, मतलब टोटल जो एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। अगर आप टोटल एनर्जी का सम अप निकालें वहाँ पे पॉइंट Q पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वो सपोज mgh आ रहा है, और नीचे अगर P पॉइंट पे भी दोनों एनर्जी को ऐड कर दें तो भी वो mgh ही आ रहा है। मतलब दोनों पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी टोटल एनर्जी वो उसकी mgh है। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो फोर्सेस विद द प्रॉपर्टी दैट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। ठीक है, तो जैसे कि दो पॉइंट हैं A एंड B, तो इन दो पॉइंट्स में ये क्या है, definition force with the property that the work done in moving a particle between 2 points is independent of the path taken। मतलब यही कि जैसे A और B दो पॉइंट हैं, तो आप A से B ऐसे आ गए, या फिर आप A से B ऐसे आ गए, या आप A से B ऐसे आ गए, तो तीनों केस में क्या होगा, जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ टेकन से। कोई भी पाथ आप चूज़ करो उससे जो वर्क डन होगा
मतलब फोर्स विद द प्रॉपर्टी दैट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। ठीक है, मीन्स पाथ, कोई भी आप पाथ चूज़ कर रहे हो तो उसमें जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ से। ठीक है, आप कैसे भी जाओ। एग्जाम्पल है जैसे ग्रेविटी, इलास्टिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेस एट्सेट्रा। ठीक, अब जैसे सेकंड है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये चीज़ें आपको थोड़ा आगे और क्लियर होंगी। ठीक है, सेकंड है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो फोर्सेस विद द प्रॉपर्टी दैट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो फोर्स है जो कि वर्क डन कर रहा है किसी पार्टिकल को मूव कराने में बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन के लिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपका फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इफ़ यू फॉलो वन पाथ दैट द फोर्स इज समथिंग एंड इफ़ यू फॉलो द अदर पाथ द फोर्स विल बी डिफरेंट। मतलब ये है जैसे कि मान लो यही पाथ है, एक रोड है जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा है, मतलब एक रोड जो आपकी रफ सरफेस है और एक आपकी स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो मान लो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हैं रफ सरफेस वाले को, तो हमको फोर्स यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि हमें इस सरफेस के अगेंस्ट वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, रफ सरफेस है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ये पाथ फॉलो कर रहे हैं तो हम इजी वे में वर्क कर पाएंगे। जैसे सपोज़ आपको किसी ब्लॉक को किसी सरफेस पे स्लाइड कराना, तो स्मूथ सरफेस पे आप स्लाइड कराना उसको आपको इजी है कि रफ सरफेस पे स्लाइड कराना इजी है। ठीक है, तो आप स्मूथ सरफेस पे आप बहुत इजी वे में उसको स्लाइड करा सकते हो। ठीक है, तो इसमें वर्क डन आपको कम करना पड़ेगा। तो बेस्ट एग्जांपल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन। क्लियर हो गई बात। हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर, तो इसमें क्या है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी in the system will always remain constant. Maybe some of the kinetic energy is converted into potential energy or potential energy converted into kinetic energy, but total mechanical energy will remain constant. ठीक है, मतलब क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, भले ही कुछ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाए पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, लेकिन अगर आप टोटल एनर्जी फाइंड करोगे दैट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये होती सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, कांस्टेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू और एफ एक्स डी एक्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होता है। ठीक है, डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, ये वर्क डन की डिफिनीशन है। ऑल्सो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन के इक्वल होता है। तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो इन दोनों का सम कर दो, डेल्टा के प्लस डेल्टा वी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा के प्लस वी इक्वल टू जीरो, यानी कि के प्लस वी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम क्या आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करके हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मीन्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। देखिए, डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू जीरो आया है, इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज जीरो। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अगर जीरो, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं
इसका मीनिंग ये है कि जो मैकेनिकल एनर्जी पहले थी वही मैकेनिकल एनर्जी अभी भी है, ठीक है। तो यानी कि उसमें दोनों का अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो दोनों अगर सेम हैं तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या हो गया, ज़ीरो। क्लियर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नॉट ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, बात कर ही चुके हैं। जैसे आपका फ्रिक्शन जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता। सेकंड, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज आर आर्बिट्रेरी, ठीक है। मतलब आप ज़ीरो जो है कहीं पर भी मान सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेसिकली आपको एच की ज़रूरत होती है। पी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब आपने सपोज रेफरेंस, जहाँ से आप रेफरेंस ले लोगे वहीं से आपका एच स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एच आपका ज़ीरो है, यहाँ तक आपका ये एच है। अब मान लो कोई दूसरा बंदा है जो कि थोड़ी सी हाइट पे है, तो उसने क्या किया, उसने रेफरेंस को एच यहाँ से मान लिया, ठीक है। तो वहाँ उसके लिए एच ज़ीरो यहाँ पे है और इसके लिए टोटल एच आपका ये है। तो मतलब जो एच है उसको आप आर्बिट्रेरी ले सकते हो, ठीक है। बस समझ में आ गई। ओके, थैंक यू।